अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टॉक। मैं हूं मरियम खान। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक्स पर बात की जाएगी उसके हवाले से आपको बताएं कि पार्लिमानी खसूसी कमेटी की नामजदगी के बाद आज सदर पाकिस्तान ने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर खसूसी कमेटी के इत्तेफाक के बाद उनका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन का इजरा भी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उठाएंगे और 3 साल के अरसे तक बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी खिदमात अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी की मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से उनके चैम्बर में एक मुलाकात भी हुई है और इतलात के मुताबिक बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुलाकात की है। और जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के बाद भी अभी बहुत सी चीजों में इब्हाम बाकी है जो कि बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। आईनी तरमीम के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी का भी खसूसी कमेटी के फैसले से इत्तफाक करना बहुत जरूरी है और उनके इत्तफाक ना करने की सूरत में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ भी हो जाएगी। चूंकि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करते हैं तो फिर हुकूमत के पास तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ही ऑप्शन बचेगा। और इसी तरह अगर एक और इब्हाम यह भी है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ओहदा कबूल कर लेते हैं तो फिर दीगर जो 2 सीनियर जजेस हैं उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे या फिर वो रिटायर हो जाएंगे? आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा या फिर कोई और जज होगा? इन्हीं सवालात को लेकर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जो हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे। अजहर सदीक है, रहनुमा पीटीआई। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया। और जहांगीर जदून हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला है। बात करते हैं हम सबसे पहले अजहर सदीक साहब से। अजहर सदीक साहब बताइएगा, खसूसी कमेटी की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी के बाद सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है और तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब क्या जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा कबूल कर लिया है? क्योंकि तरमीम के मुताबिक तो उनका कबूल करना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूं, जहां तक 26वीं आईनी तरमीम है इसको वकला बरादरी ने कबूल नहीं किया। तफसीलात मैं भी आपके सामने बताऊंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है और हम बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक सर उसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ इसी स्टार्ट में ये बताते हुए अब आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को सामने रख कर देखें। इसमें चीफ जस्टिस जो मुजवजा हैं, जो आना चाहती है, नॉमिनेटेड है, उन्हें उनकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो डिक्लाइन करते हैं, अगर वो इनकार कर देते हैं तो जो आईनी तरमीम लिखा हुआ है उसके मुताबिक फिर ऑप्शन आपके पास 2 ही रह जाती हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो उनमें से फिर किसी एक को बनाना पड़ेगा। अगर फर्ज करें कि जस्टिस मुनीब अख्तर को ये नॉमिनेट करते हैं, वो भी अगर इनकार कर जाए तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह के अलावा कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है। गवर्नमेंट ने जो एजेंडा था वो जरा सामने आ चुका हुआ है और हमारी तरह यही है कि शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये अभी अपना को डिफरेंट सोर्सेज से है कि जस्टिस याह्या अफरीदी शायद ये ओहदा अभी कबूल ना करे। एक तो उनकी अपना उम्र अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 5.5 साल या 6 साल के करीब पड़ी, 8 साल का जो बात कह रही है वो गलत है। गालिबन 59 से सर ये खबर है आपके जराये के मुताबिक, क्या ये आपकी ख्वाहिश है? देखिए, ख्वाहिश है, हमने मुतालबा भी किया इसका, हम मुतकाजी भी हैं इस बात के कि जैसे याह्या अफरीदी साहब को ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपनी जगह, यानी ये डिस्क्रिप्शन की बात करती है, लेकिन जो एक रूल चला आ रहा है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस चली आ रही है और जिसके लिए ये 40 साल वकला ने जद्दोजहद लड़ी, जहाज ट्रस्ट से शरफ अफरीदी से होते हुए रावलपिंडी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इतना बड़ा सफर तय करते हुए ये आया। और इसीलिए तो 18वीं तरमीम के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये तय कर दिया था 18वीं तरमीम के अंदर ये प्रिंसिपल आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3A जो है ना उसका सब 175A का सब आर्टिकल 3 जिसमें ये बड़ी कंडीशनल रख दी थी। तो उम्मीद हमें तो बहुत है, हमने मुतालबा भी कर दिया है। और अगली बात आपके सामने, अगर फर्ज करें कि जैसे याह्या अफरीदी बनना चाहते हैं चीफ जस्टिस, तो बाकी जजेस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हम इस पे सख्त खिलाफ है कि हमें जद्दोजहद लड़नी हो जाए। सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे से आप आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनको मुतनाज़िर नहीं बना देंगे? ये नहीं, ये देखें, ये वकला की डिमांड है। वकला
बात कर रहे हैं वो प्रिंसिपल स्टैंड की, हम इसको चैलेंज भी करें, यानी मैं खुद बजाते खुद इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ। हमारी बार एसोसिएशन जो मुख्तलिफ है वो भी इसको, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन जरूरी है। और ये बड़ी इतनी कंफ्यूजन हो गई है, आप इससे यूं अंदाजा लगा लें कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड। मैंने अब हाईकोर्ट में जा रहा हूँ तो वो तकरीबन हर केस जो है, हर दूसरा केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के हवाले से। आज 3 केसेस लगे थे, तीनों के केसेस में कल फिर मेरे केसेस लगे हुए हैं। तो वहां यही मजाक चल रहा है कि आईनी बेंच है या दूसरा बेंच है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपने देख लिया। तो ये एक ऐसी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये जो कह रहे हैं ना, ये भी चैलेंज करता जाऊं आपको। यहाँ वो तो आईनी बेंच को मंजूरी दे दी गई है। देखिए मैं बताऊं आपको, अभी ये मामला इतना आसान नहीं है। ये जो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि अदालतों पे पीछे बोझ खत्म हो जाएगा, इससे बोझ बढ़ना है। पहले होता था कि हाई कोर्ट के अंदर एक सिंगल जज केस सुन लेता था, अब जब बेंच बन जाएगा तो 5 या 7 के करीब जजेस उसमें, यानी जिन्होंने एक 7 केस सुन सकते थे वो एक ही केस सुनेंगे और इतना बोझ हो जाएगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। असल जो आपको अदालतों पे यानी जो वजन खत्म करना है, लिटिगेशन खत्म करनी है, वो एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर है कि पुलिस वो चले उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अभी हम जरा जहांगीर जैतून साहब की जानिब चलते हैं, उनसे भी जरा उनकी राय ले लेते हैं, माहिर कानून है। जहांगीर जैतून साहब बताइएगा, ये जो तमाम सूरत हाल बन गई है, अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इस ओहदे को कबूल नहीं करते तो उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनका स्टेटस क्या हो जाएगा? क्या वो इस्तीफा दे देंगे या वो उसको जारी रखेंगे? वो इबाम है, जरा उसको प्लीज क्लियर कीजिएगा। ये देखिए, मैं तो किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरे लिए तीनों जज जो है इंतहाई काबिल एहतराम है, मोहतरम है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर उन्होंने ये ओहदा कबूल न करना होता तो वो जब नॉमिनी उनको बनाया गया था, अभी तो उनका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल में वो हर बंदे की अपनी ओपिनियन हो सकती है। जो मेरी राय में वो ओहदा कबूल करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ये तो हम आप प्रिज्यूम, ठीक है, वो आपकी एक राय हो गई। लेकिन अगर हम वैसे एक बात करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर वो ओहदा कबूल नहीं करते तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर आप इसकी एम्बिग्युइटीज के अंदर जाएं तो ये पूरी जो अमेंडमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा सॉरी, अगर वो ओहदा कबूल करते हैं तो आप मेरी बात पहले सुन लेना तसल्ली से। अगर आप इसकी जजमेंट क्या है, इसकी जो अमेंडमेंट है, इसकी एम्बिग्युइटीज के अंदर जाए तो बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटीज है। अब मिसाल के तौर पर आपने कह दिया जी कि वो ओहदा अगर नहीं कबूल करते तो जो दूसरे 2 जजों को नहीं समझा गया कि जी वो चीफ जस्टिस बने, तो क्या कोई रीजनिंग दी गई है? तो सर असल में मसला तो ये है कि तरामीम पास होने के बाद ही जो एम्बिग्युइटी ये सारी सामने आ रही है, इब्हाम बाद में आ रहे हैं, क्योंकि वो तो फिर बाद में ही आना था, पहले तो कोई बात ऐसी सामने हमें थोड़ा सा अगर बोलने का मौका दें तो हम आपको जो क्वेश्चन करते हैं आराम से तसल्ली से सुने, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें। देखिए ना, आप अगर वो ओहदा नहीं कबूल करते तो जो 2 जज हैं, अभी आपने उनको इग्नोर किया तो फिर आधे घंटे के बाद, 2 दिन के बाद वो किस तरह आप कहेंगे तो ये वाले ठीक है? अभी ये देखें ना, इसके अंदर बहुत बड़े लिक्यूने हैं जजमेंट के अमेंडमेंट के अंदर। तो ये एक नहीं है, बेशुमार इसके अंदर चीजें हैं। जो उसकी वजह ये है कि देखिए, हम एज ए इंस्टीट्यूशन बात करें कि क्या इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है, जजेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे या क्या होगा? अब मेरी राय में तो जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया गया है बाय द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी बजाय इंडिपेंडेंस के जुडिशरी को कंट्रोल करने का ये नया तरीका जो 26वीं तरमीम है, इसके जरिए अपनाया गया है। ये मेरी अपनी राय है, इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, कोई इत्तेफाक भी कर सकता है। लेकिन मेरी पर्सनल राय में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, वो एक पहले ये वाला तरीका आजमाया गया था। सजाद अली शाह को जब वो बनाया गया था चीफ जस्टिस, फिर देखें वो मियां अजमल को इग्नोर किया, बाकी जजों को, तो फिर वो एक केस आया मलिक असद अली, तो उसमें तय पाया कि जी उनको रिवर्स किया गया, 2 लिस्टें लग गई, कितना झगड़ा चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अभी भी इस अमेंडमेंट के बाद 2 लिस्टें लगा करेंगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, एक फलाने बेंच की। तो ये एक केस इधर के उधर, उधर के इधर, बस इस तरह। आपके कहने का मतलब है कि मजीद रिफ्ट पैदा हो जाएगी इंस्टीट्यूशन के अंदर? बहुत हालात खराब होंगे, बल्कि आज से खराब होने शुरू हो चुके हैं। देखें ना, अगर केस आप एक देखें, मामूली सा कोई केस भी ले लें तो लॉ का जो पॉइंट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही उभरा है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है। जो हाई कोर्ट होती है या सुप्रीम कोर्ट होती है, उससे बंदा जाता ही एक मतलब है, मोस्टली केस जो होते हैं 70% वो होते ही कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। या अगर कोई दूसरा केस भी है तो उसमें हो सकता है मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाएगा।
तो फिर तो इस तरह ऑलमोस्ट सारे केस ही कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएंगे, तो फिर बैकलॉग कहाँ से खत्म होगा? फिर जो उनकी इंटेंशन थी कि जी सियासी केसों पे मिसाल के तौर पर कोई टैक्स का SRO आता है तो मैं जाके कहता हूँ जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, टैक्स जो है SRO खिलाफ है, ये तो लग ही नहीं सकता, तो पार्लियामेंट की पावर है उसकी, नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, तो मामला किधर जाएगा? तमाम टैक्स के फिर वो वाले केसेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगे। इस तरह प्रॉपर्टी के इशू हैं, विरासत के इशू हैं, बेशुमार इशू हैं जिनके अंदर किसी न किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो कनेक्टेड होता है। तो ये मामलात जो है ना मेरी दानिस्त में जो है ना सुलझने के बजाय मजीद उलझेंगे और उलझते हम पता नहीं किधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। अजहर सदीक साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तानी के आईनी बेंच की सरबराही करेंगे या फिर आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसका तायुन 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा? ये भी एक इबाम है इस तमाम सूरत हाल के बाद। आपकी राय में क्या होने वाला है आईनी लिहाज से भी अगर देखा जाए तो? देखिए, हमने ये 22 की 22 तरमीम का बड़ा बगौर जायजा किया है। एक अच्छी तरमीम आर्टिकल 9A वाली है, लेकिन वो भी ना भी करते तो आर्टिकल 9 के अंदर आर्टिकल 9A क्लीन एनवायरमेंट एडेड है। वैसे भी जितने फंडामेंटल राइट्स यहाँ पहले दिए हैं उन पे कितना अमल दरामद होता है वो हमारे सामने है। बाकी जो है ये अदलिया की आजादी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये आइन के साथ अगर रेप कर देना का लफ्ज भी अगर इस्तेमाल करें बड़ी एहतियात के साथ तो ये कम नहीं है। यानी ये बेआईनी तरमीम ने आइन को तोड़ दिया असूली तौर के ऊपर। यानी क्या, एक तो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का दिया सर, लेकिन दुनिया के बहुत सारे बड़े ममालिक में ये आईनी बेंच का कयाम है। अगर भारत की बात की जाए वहां पर भी है। नहीं, लेकिन वो आईनी बेंच का इसमें तो कोई एतराज नहीं है। आईनी बेंच हमने भी कई दफा कहा है इंडिया के अंदर अगर है तो वो लिखा हुआ है कि सीनियर चीफ जस्टिस हेड करता है और सीनियर जजेस होते हैं। पर यहाँ एक नई इख्तरा दी गई है, उसका नाम प्रिजाइडिंग जज दिया गया। यानी आईनी बेंच का सरबराह एक अलहदा शख्सियत होगी। और कमाल की बात है उन सबको मुंतखब करना या चीफ जस्टिस को जैसे मुंतखब करने का इख्तियार जो पहले जो था सीनियर मोस्ट किसी को यानी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑटोमेटिकली वो चीफ जस्टिस होता था। तो अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी आपने देख ली कि 9 मेंबरान किन के थे, वक्त के थे। यानी तो अब जो आईनी बेंच होगा उसका सरबराह फिर कौन होने वाला है? क्या उन्हीं तीनों जजेस में से होगा या फिर कोई और होगा? और उसका तायुन फिर कौन करेगा? पार्लियामानी कमेटी करेगी? उसके लिए अब दोबारा कमेटी बैठेगी। वो कमेटी बैठकर उसमें से जज मुंतखब करेगी एक आईनी बेंच जो वो मामला को देखेगी और उसको प्रिजाइडिंग जज करने वाला जो है ना वो एक तरह का चीफ जस्टिस होगा। और वो यहीं पे असल में जहांगीर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी राय ले लीजिए। जहांगीर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाएगा वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। जी कहिएगा। जो है वो बेंच के मेंबरान अपॉइंट करेगा, पहले 5, तो उस 5 के बाद फिर एक उनके अंदर कमेटी बनेगी जो मुख्तलिफ बेंच बनाएगी। वो 5 जो है वो इसी सुप्रीम कोर्ट के भी जज हो सकते हैं या ये जज जो है वो कोई मजीद अगर लेना चाहते हैं तो हो सकता है बाहर मजीद इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दें सुप्रीम कोर्ट की। बहरहाल जो भी होगा, अब इसमें बेसिक जो इशू है, जो इंटेंशन है कि जी बैकलॉग कम करेंगे, वो इंटेंशन जो है ना वो ठीक नहीं लग रही कि जी बैकलॉग किस तरह कम होगा। हम देखें कोई भी, तो इसका मतलब है इन बातों में भी इबाम फिर से पैदा होगा। देखिए, रिफॉर्म्स के अगेंस्ट कोई नहीं होता, ना वकील ना जज होते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म। हमारी जुडिशरी है कोई अप टू मार्क स्टैंडर्ड की नहीं है। जजों ने भी गलतियां की हैं, आप भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए अगर ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हो जाती, 25 अक्टूबर के बाद भी अमेंडमेंट हो सकती थी, 25 नवंबर को भी हो सकती थी, 25 दिसंबर को भी हो सकती थी, अगले साल भी हो सकती थी। अच्छा, इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। जहांगीर साहब और अजहर सदीक साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते दोबारा कंटिन्यू करेंगे।